Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. So please turn on your respective videos. आयुषी ने कर दिया. आयुषी एंड छवि, गुड इवनिंग टू यू. मुस्कान, मैत्री, गुड इवनिंग. मान्या, गुड इवनिंग. और कौन है? सक्षम, टर्न ऑन योर वीडियो. एंड प्रियांशी. प्रियांशी कौन है? ओके. मितांशी, गुड इवनिंग. पूर्णिमा, गुड इवनिंग। पूर्णिमा अपने फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे लगाओ और एक जगह प्लेस करो. घूमना फिरना कम करो. क्लास में बैठो. एंड रिद्धि, अपना वीडियो ऑन करो. चलिए, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. रिद्धि, अपना वीडियो जो है वीडियो है उसको हॉरिजॉन्टल मोड पे करो. करेक्ट. सो पूर्णिमा, आगम, मुस्कान एंड नमन, आप लोग भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. बाकियों का हो गया. सो सर दैट 2 मिनट में कर रहा हूँ। क्यों, कहाँ घूम रहा है तू? घूम रहा होगा कहीं. नो सर। ओके, चलो. क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर ड्रॉ कर लो क्विकली. Fifth and sixth, the two last questions of the exercise and of the chapter. Then we will be done with this chapter. तो ये 2 क्वेश्चंस खत्म करते हैं और आज वाइंड अप करते हैं चैप्टर को. इस फिगर को ड्रॉ करो क्विकली. फिफ्थ वन इज द इजी वन. सिक्स्थ वन, देखो सिक्स्थ वन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, बट आपको बताऊं सिक्स्थ वन जो है ना वो एग्जाम मेटेरियल क्वेश्चन नहीं है. मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जिस कैटेगरी का सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है. तो फिर भी हमारा काम है, हमको करना है, करेंगे हम इसको भी, ऐसे नहीं है. चलो, तो पहले फिफ्थ का फिगर ड्रॉ कर लो सारे बच्चे. हो गया ड्रॉ? प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर डन. नो हो गया ड्रॉ? तो बच्चों घर से ही बना के आ जाया करो. दैट मीन्स क्लास में आने से पहले ही बना लिया करो. पता तो रहता ही है अगला क्वेश्चन कौन सा है. इतना तो हमको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है ताकि अपना और दूसरों का टाइम वेस्ट ना हो. हो गया ड्रॉ? यस सर। ओके, यस सर। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन. ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये पहला पॉइंट है. तो मैच भी करते जाओ फिगर में, कहाँ है ए बी, कहाँ है सी डी. तो ए बी और सी डी आपको पैरेलल दिख भी रहे होंगे, दिख रहा है ना. तो ए बी को सी डी से पैरेलल क्यों मानेंगे? बताओ जल्दी से बताओ, क्यों मानेंगे इसको पैरेलल? क्योंकि वो आगे एक्सटेंड होके इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आपको क्या पता आगे एक्सटेंड होगी तो नहीं होगी, क्या होगी कि नहीं होगी? कितना आगे तक जाके देख के आओगे? गिवन है सर। मुस्कान, मुस्कान की तरह साउथ अफ्रीका तक जाके बाहर जाके देख के आओगे? गिवन है तो इस ये बदलो आप, ये भी पैरेलल सी डी गिवन है ना सर, इसलिए मैं मानूंगा. ये मत बोलो कि सर मुझे लग रहा है कि आगे एक्सटेंड करने से ये नहीं बढ़ेगी. ठीक है, आपके लगने से कुछ नहीं होता ना. हमको जब तक गिवन नहीं है तब तक नहीं मानना. चलो गिवन है तो मानेंगे बिल्कुल. एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री. वेयर इज ए पी क्यू? ए पी क्यू, यू कैन सी, आइडेंटिफाई दिस एंगल इज 50 डिग्री. और एंगल पी आर डी, ये 3 पॉइंट्स गिवन है हमको. दैट इज गिवन एज 127 डिग्री. ठीक है, तो पहले तो हम इन दोनों तीनों पॉइंट्स को कर देते हैं नोट डाउन. हियर इट इज गिवन दैट, स्टार्ट राइटिंग. फिगर ड्रॉ हो गया तो अगला काम कर दो गिवन पॉइंट्स लिखने का. हियर इट इज गिवन दैट 3 पॉइंट्स गिवन है, 1 बाय 1 तीनों लिख दो. हियर इट इज गिवन दैट पहला पॉइंट पैरेलल वाला है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी. एंड दूसरे दो, फिर दो एंगल से वो लिख दो. एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्रीज. एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री. ये 3 चीजें गिवन है. तीनों चीजें लिख ली बेटा? तीनों चीजें लिख ली बेटा? यस सर। अब देखिए, आपसे सवाल पूछा है एक्स और वाई निकालो, और एक्स और वाई आपको फिगर में मार्क किया हुआ है. एक्स तो यहाँ पे मार्क किया हुआ है, वाई यहाँ पे. तो आप भी आपके फिगर में एक्स और वाई मार्क कर देना इस जगह पे जहाँ पे उन्होंने मार्क किया है. पेंसिल से सारे फिगर बना रहे हैं, ये सबको पता है ही. धीरे धीरे हम ऑफलाइन क्लासेस के नजदीक पहुंच रहे हैं, तो याद रखना आपकी नोटबुक्स कंप्लीट होनी चाहिए. फिगर प्रॉपरली पेंसिल से ड्रॉ होने चाहिए. हाँ, तो एक्स और वाई फिगर में मार्क किए हुए हैं, तो हम इसको 3 लेटर में देखेंगे. बताओ एक्स एक्स वाला जो एंगल है वो 3 लेटर में कैसे बोला जाएगा इस फिगर के हिसाब से?
फिर एंगल पी एंगल पी। क्यू आर और फिर वाई वाले को कैसे कहेंगे? टी आर क्यू एंगल क्यू पी आर आर। ना, बिल्कुल गलत। क्यू पी आर। पी देखो, आर जहां पे एंगल बनता है ना वो लेटर बीच में बोलते हैं। तो पी क्यू आर कहेगा, पी आर क्यू कहेगा तो आर को बीच में ले रहा है, आर को बीच में नहीं लेना। तो इन दोनों एंगल्स को भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंड एंड एंगल पी क्यू आर की वैल्यू एक्स गिवन है, ठीक है। एंड एंगल क्यू पी आर की वैल्यू वाई की। और एक्स और वाई मिसिंग है तो एक्स और वाई के आगे क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन पूरा इंट्रोड्यूस हो गया, जो गिवन था वो लिख दिया, जो मिसिंग है वो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये बताना। चलें आगे। आगम दे, 2 मिनट खत्म नहीं है अभी तक। चलो, अब अगला काम क्या करते हैं बताओ। फिगर बन गया, गिवन पॉइंट्स लिख दिए, तो तीसरा काम क्या होता है? पहले 2 काम तो ये होते हैं, तीसरा काम क्या होता है बताओ? स्ट्रेटेजी बनाना अपने माइंड में कि इस एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलो, पर्टिकुलरली बात करते हैं एक्स कैसे निकल सकता है, वो सोच के बताओ। सारे बच्चे ओपन टू ऑल। ऑल्टरनेट एंगल ऑल्टरनेट एंगल, किससे ऑल्टरनेट एंगल है ये? एंगल एपी क्यू एंगल ए पी क्यू, 50 डिग्री वाला एंगल से ये ऑल्टरनेट एंगल है, बिल्कुल देखो। अच्छा, ऑल्टरनेट एंगल की एक खास बात और है। ऑल्टरनेट एंगल्स को जब दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स बना दूं ना तो जेड टाइप की आकृति बनती है, जेड। देखो, ए पी क्यू, एक एंगल ये बन गया, और दूसरा एंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू तो पहले ही बना दिया मैंने, क्यू से लेकर आर तक और एक्सटेंड करो तो चेक करो ये जेड बना कि नहीं बना। जेड बना ना। तो जब अपन अल्टरनेट एंगल्स ड्रॉ करते हैं दोनों एंगल्स को, तो वो जेड टाइप की आकृति बनाता है। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। चलो इतना काम करते हैं। अच्छा, अल्टरनेट एंगल यूज कर रहे हैं तो फिर ये बताना पड़ेगा कि पैरेलल लाइंस कौन सी है और ट्रांसवर्सल कौन सी है। तो बताओ पैरेलल लाइन कौन सी है इस अल्टरनेट? ए पी, और दूसरी? ए और सी क्यू आर पैरेलल लाइन तो ये हो गई है यार, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सामने डालो गिवन। अब ये बताओ कि ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? एंड पी क्यू पी क्यू। पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन वैसे दो हैं, देखो, एक तो है पी क्यू और दूसरी है पी आर। बट अभी पी आर का कोई काम नहीं है, अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ एक्स वाले एंगल को सॉल्व कर रहा हूँ, उसके लिए पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन काम आ रही है। तो मैं पी क्यू का ही जिक्र करूंगा, उसका दूसरे का जिक्र नहीं करूंगा। एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इतना हो गया। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल लाइन। हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, ये रही पी क्यू। आगे और एक्सटेंड करके देख लिया करो। तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। सो कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल होगा बोल के बताओ। बोलो कौन सा एंगल? ए बी बी इज इक्वल टू सी क्यू आर सी क्यू आर। ए सी क्यू आर तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा, सी क्यू आर तो स्ट्रेट लाइन है भाई। बोल क्या रहे हो? पी क्यू आर सी क्यू आर। हाँ, फिर भी गलत बोला, मतलब वैसे सही बोला पर लिखने का तरीका ये गलत होगा जो आपने बोला। अब बताओ क्या गलती है? यस, जो एंगल मिसिंग होता है वो पहले लिखते हैं, कितनी बार बता दिया। तो पी क्यू आर मिसिंग है ना, एक्स वाला, तो उसको लिखो पहले, और जो गिवन है उसको लिखो बाद में। गिवन कौन सा था? ए पी क्यू। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू। रीजन हम डाल देंगे क्या बताओ? ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है ये एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और ऑन द सेम साइड होता तो बराबर होता। ऑल्टरनेट एंगल्स, जस्ट ऑल्टरनेट एंगल्स, नथिंग एल्स। एंगल्स तो यहां से एंगल पी क्यू आर की वैल्यू पुटअप करो, देखो ऊपर क्या डाली आपने, एक्स
और एंगल ए पी क्यू की वैल्यू देखो, एंगल ए पी क्यू की वैल्यू डालिए 50 डिग्री, एंगल पी क्यू आर की वैल्यू डालिए एक्स, उसकी वैल्यू डाल दो एक्स, उसकी वैल्यू डाल दो 50 डिग्री। तो यहाँ ऐसा लिखने से एक्स की वैल्यू 50 डिग्री आंसर आ गया पहली क्वेश्चन का। बोलो कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो अब ये वाला एंगल तो साहब आ गया 50 डिग्री, मार्क कर देता हूँ मैं। अब वाई कैसे निकालें हम, सोचो जरा, वाई के लिए क्या स्ट्रेटेजी तैयार करें, पहले खुद स्ट्रेटेजी सोचो फिर प्रेजेंटेशन करेंगे। ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, बिल्कुल गलत। सर अब बिल्कुल गलत क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। पहले तो सुनो, बिल्कुल गलत क्यों? आप शायद ऐसे सोच रहे हो कि ये दोनों एंगल्स जो है ना, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। देखो बेटा, ऑल्टरनेट एंगल्स हो, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो, तीनों में से कोई भी कैटेगरी हो, एंगल हमेशा पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल होना चाहिए। तो 50 डिग्री का एंगल तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल है। चेक करो, ट्रांसवर्सल लाइन ग्रीन कलर की है और पैरेलल लाइन ब्लैक कलर की है, तो इन दोनों के बीच का एंगल है। लेकिन ये वाला एंगल जो है, ये किस किस के बीच का एंगल है? ये इस लाइन और इस लाइन के बीच का है, तो इसमें पैरेलल लाइन तो इन्वॉल्व ही नहीं कहीं। ये ऊपर ब्लैक वाली लाइन पैरेलल लाइन तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है ना बेटा, समझ आया? यस सर। ठीक है, तीनों जल्दी कैटेगरी में से, सर। तीनों कैटेगरी में से कोई सा भी एंगल यूज करोगे, कोई सा भी कॉन्सेप्ट यूज करोगे, तो वो एंगल्स बनने किस किस के बीच के चाहिए? पैरेलल और ट्रांसवर्सल के बीच के बनने चाहिए। फाइन, तो वो तो नहीं यस लगेगा जो सर। आप बता रहे थे, शायद कौन बता रही थी, बता रही थी। ओके, नेक्स्ट। तो बताओ फिर और क्या लॉजिक लग सकता है वाई की वैल्यू निकालने के लिए? सर अल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट एंगल, किससे ऑल्टरनेट एंगल? कौन से वाले एंगल से आर ऑल्टर? के आर। पी आर। अभी जो मैंने बात कही वापस उसको रिपीट कर देता हूँ। बेटा ये वाला जो एंगल मुझे वाई चाहिए, ये कौन सी पैरेलल लाइंस में इन्वॉल्व हो रहा है बताना जरा। ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, तो दो ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल है। और तो और कॉमन सेंस ही लगा लेते हैं, आपको किस एंगल से ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल नजर आ रहा है? आप तो चलो ये बताओ, ये वाई वाला एंगल ऑब्ट्यूज होगा या एक्यूट होगा? ऑब्ट्यूज। ये ऑब्ट्यूज होगा। ये इसका मुंह आपको ऑब्ट्यूज जैसा दिख रहा है? एक्यूट। हद हो गई बस। ये इतना सा मुंह खुल रहा है और ये ऑब्ट्यूज होगा? इतना सा तो चोंच जैसा तो मुंह खुला है इसका। ऑब्ट्यूज का मुंह कितना सारा खुलता है? 90 डिग्री से भी ज्यादा। तो ये एक्यूट एंगल है और आप इसको उसके ऑब्ट्यूज के बराबर कर रहे हो। एक्यूट ऑब्ट्यूज के बराबर हो सकता है क्या? उसकी शक्ल तो देखो जरा, 127 डिग्री की, कितना मुंडा फाड़ के बैठा है वो, कितना मुंह खोल के बैठा है। एंगल एपीआर पूरा होगा ये होता है ऑब्ट्यूज 127। एंगल। हाँ, अब बोलो क्या कह रहे हो आप? एंगल एपीआर पूरा होगा 127 डिग्री। यस, अब सही बोला है आपने। देखो, अगर आप इस वाले एंगल को अल्टरनेट एंगल बनाना चाहते हो, तो पहले तो देखो ये वाला एंगल किस किस के बीच का एंगल है? पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, है कि नहीं है बताओ? ट्रांसवर्सल को अलग कलर दे देते हैं, चलो ट्रांसवर्सल है मेरे पास पी आर रेड कलर का, ओके, और पैरेलल लाइन है ब्लू कलर की, तो पैरेलल लाइन ऊपर वाली भी ब्लू कलर की दे देते हैं। अब आप कंपेयर करो, ये जो 127 डिग्री का एंगल है, ब्लू और रेड के बीच का एंगल है क्या? ब्लू और रेड से बना हुआ एंगल है क्या बताओ? यस और नो? बोलो बोलो बोलो। ये जो 127 डिग्री का एंगल दिख रहा है, ये ब्लू और रेड ये कॉम्बिनेशन से बना हुआ एंगल है या नहीं है? बोलो। ठीक है, तो अब ये नीचे का एंगल हो गया, नीचे वाली टीम का। ऊपर वाली टीम में भी ऐसा एंगल खोजो जो ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन से है। तो ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन से ये पूरा एंगल बनेगा, समझ आया? तो ये 127 है, तो ये पूरा 127 होगा, पूरा, केवल अकेला वाई नहीं होगा, ये पूरा 127 होगा। उस 127 में से 50 डिग्री तो वो ले गया, तो फिर 50 डिग्री माइनस करके फिर मिलेगा मुझे। बोलो समझ आ गया? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो तो करें, यस सर। कर दें इसको भी खत्म। चलो नेक्स्ट पेज पे आओ। तो अब दोबारा हमको पैरेलल लाइन तो वही लेनी है, ए बी और सी डी, जैसे पहले ली थी हमने, ये तो लाइन कॉपी पेस्ट हो जाएगी। लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन जो है, ट्रांसवर्सल में इसी में करेक्शन कर रहा हूँ, आप नोट डाउन करो। हेयर की जगह लिख देंगे हम अगेन,
ए बी पैरेलल सी डी वाली लाइन गिवन डाल दो, कॉपी पेस्ट। ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू की जगह क्या डालेंगे बताओ? अब की बार ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी कंसीडर कर रहे हैं हम? PR। यार वेरी गुड। बीच बीच में बोलने वाले बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जैसे आगम जैसे बच्चे होते हैं ना, जो शुरू में यस सर बोल के फिर लास्ट में कुछ गुड गुड नाइट की बात बात आती है, गुड बाय की बात आती है, तब बस जागते हैं, बीच में साइलेंट रहते हैं। हाँ जी। तो पी आर इज द ट्रांसवर्सल लाइन हो गई यहाँ पे। तो ऑल्टरनेट एंगल्स कौन कौन सा बराबर होगा? जो चाहिए उसको एलएचएस में लिखो। एक मेथड्स और से कर सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, एक मेथड से और PRD। कर लेंगे कर लेंगे। टीआरडी तो बेटा गिवन है ना, फिर वही बात, एक चीज को कितनी बार बोलूं? जो चाहिए उसको एलएचएस में, सॉरी सर। ये वाला चाहिए ना मुझे, वो तो गिवन है, गिवन वाला आरएचएस में। तो चाहिए कौन सा? ये वाला APR। एपीआर। और APR। जो गिवन है वो क्या है? पीआरडी। तो एपीआर PRD। बराबर पीआरडी। इधर देखो, इसको काटा पीटी नहीं कर रहा हूं मैं, इसके सामने लिख देता हूँ। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? तो एंगल ए पी आर, आप तो नीचे ही लिखना, आप सामने मत लिखना, इक्वल टू एंगल पी आर डी। रीजन सेम टू सेम, ऑल्टरनेट एंगल्स। नेट एंगल्स। यस। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या? सर एंगल ए। एंगल एपीआर को तोड़ देंगे। एंगल एपीआर को दो पार्ट्स में तोड़ो। तो एंगल एपीआर को दो पार्ट्स में तोड़ा तो एक तो बना एपी क्यू क्यू। और एक बना एक बना। आर। ठीक है। यस सर। तो एंगल एपीआर को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर। आरएचएस में नो चेंज, एंगल पी आर डी। और अब आप इन तीनों की वैल्यूज पुटअप करो। ऊपर देखो गिवन पॉइंट्स में एंगल एपी क्यू की वैल्यू क्या है? 50 डिग्री। कर दो पुटअप। एंगल क्यूपीआर की वैल्यू क्या है उधर चेक करो? वाई। वाई पता नहीं है। तक। अरे पता कैसे नहीं यस है, वाई सर। है ना। एंगल यस पी सर। आर डी की वैल्यू क्या है ऊपर चेक करो? 127। तीनों की 127 वैल्यू डिग्री। पुटअप कर दी मैंने। और तीनों की वैल्यू पुटअप करके मैंने वाई की वैल्यू निकाल दी, 50 को उधर बेच के। 77 डिग्री। 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट कम्स आउट टू बी 77 डिग्री। 77। ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट भी बनता है। hence the values of x and y are, hence the values of x and y are, x की वैल्यू निकाली हमने 50 डिग्री एंड y की वैल्यू निकाली 77 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ये क्लोजिंग स्टेटमेंट करके खत्म कर दो इस क्वेश्चन, फुल स्टॉप। डन सर। कर दूं क्या डिलीट? चलें लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। और एक सेकंड। कर दें इसको डिलीट? यस सर। okay. तो ये तो इजी था आज का पहला क्वेश्चन तो। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करो क्विकली। हो गया ड्रॉ? और लास्ट क्वेश्चन के लिए नो सर। थोड़ा सा फोकस रेडी रखना, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा है, थोड़ा सा बोरिंग भी है। टेढ़ा क्वेश्चन में फोकस नहीं टूटता, टेढ़े क्वेश्चन में फोकस नहीं टूटता, फोकस टूटता है हमेशा बोरिंग क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप का। 1 सेकेंड। क्या होगा?
हाँ जी, आवाज आ रही है? फिगर ड्रॉ हो गया सभी का? यस सर। लेट्स रीड द क्वेश्चन। पहला काम है हमको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। ये हमारा पहला काम होगा, ध्यान से समझेंगे एंड विथ प्रॉपर फोकस के साथ। क्वेश्चन इज इन फिगर 6.33, इस फिगर 6.33 का रेफरेंस लेना है जो बना हुआ है। PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other। दो मिरर्स हैं यहाँ पे, PQ, एक मिरर है PQ, एक मिरर है RS। ये दोनों मिरर्स एक दूसरे से पैरेलल प्लेस किए गए। पैरेलल समझते हो? पैरेलल मतलब उसके बीच की दूरी बिल्कुल सेम है। ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ठीक है, ये दूरी बिल्कुल सेम है। ठीक है ना? ये एक्टिविटी अपन घर पे भी करके देख सकते हैं। एक मिरर अपन ने यहाँ खड़ा किया, एक मिरर बिल्कुल पैरेलल, मतलब उसके बीच की दूरी आप कहीं से भी नापो तो बराबर निकले, वो होते हैं पैरेलल मिरर्स। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेस कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी। अब देखो, आप ये पढ़ोगे शायद फिजिक्स में या साइंस में इस साल या अगले साल पढ़ोगे, जो लाइट एंड रेस का कॉन्सेप्ट होता है। तो लाइट जो आती है, जो रे आती है, किरण जो आती है, उसको तो कहते हैं इंसिडेंट, और जो आके टकरा के वापस जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बोलो, ये पढ़ा होगा या फिर पढ़ने वाले होंगे आप, है ना? जो रे यस आ सर। रही है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब निकलने वाली रे, और रिफ्लेक्ट मतलब टकरा के वापस, छू के वापस आने वाली रे। ठीक है, जैसे कि ये मिरर है, फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है, इस मिरर पे ये ए बी रे तो है इंसिडेंट रे, और बीसी रे हो गई रिफ्लेक्टेड रे। समझ आया? क्योंकि बीसी टकरा यस के सर। वापस आ रही। लेकिन लेकिन नीचे वाले मिरर के लिए बीसी रे है इंसिडेंट रे, जो उसकी रिफ्लेक्टेड है वो इसके लिए इंसिडेंट है ना? जो ए बी यस मिरर, सर। पी क्यू मिरर के लिए जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो उसके लिए तो रिफ्लेक्टेड है, लेकिन आर एस मिरर के लिए तो वो इंसिडेंट है। चेक करो, तो वो इसके लिए यस हो गई सर। इंसिडेंट, और इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे कौन सी बनेगी? सी डी। तो ये चीज क्लियर है सबको? सर ए बी आर एस के लिए कौन सी रे होगी? देखो, ए बी रे का आर एस से कोई लेना देना नहीं है। ए पी क्यू मिरर के लिए दो रेज हैं, ए बी तो है इसकी इंसिडेंट रे, और बी सी है इसकी रिफ्लेक्टेड रे। आर एस जो मिरर है उसके लिए दो रेज हैं, बी सी एंड सी डी। बी सी इसकी इंसिडेंट रे और सी डी इसकी रिफ्लेक्टेड रे। तो हर एक मिरर में दो रेज का कॉम्बिनेशन है, एक इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड। बोलो, समझ आया? यस सर। बी सी उसके लिए रिफ्लेक्टेड है, लेकिन इसके लिए इंसिडेंट है। क्लियर? ओके, आगे बढ़े क्या? यस सर। अब जो भी मैंने अभी आपको समझाया वही सारी कहानी इधर लिखी हुई है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट पी। एक इंसिडेंट रे है, क्या सर? ठीक है, मैं मेल करता हूँ उसी वाले आईडी पे ना, सुधाकर जैन वाले। ठीक है, मैं कर। जो इंसिडेंट रे है ए बी, वो इस पी क्यू मिरर को तो स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब एक तरीके से स्ट्राइक यानी भिड़ंत होना, इंटरसेक्ट करना। तो कहाँ पे स्ट्राइक करती है? बी पे, स्ट्राइक्स पी क्यू एट बी। उसके बाद फिर रिफ्लेक्टेड रे जो हो जाती है वो बीसी पाथ के अलोंग जा रही है, बीसी पाथ के अलोंग रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, और फिर वो रिफ्लेक्टेड रे आर एस मिरर को सी पे स्ट्राइक कर रही है, और फिर अगेन रिफ्लेक्ट हो जाती है, दो बार रिफ्लेक्ट हो गई, अगेन रिफ्लेक्ट होके वो सी डी पाथ के अलोंग जाती है। तो यहां से लेके यहां तक जो स्टोरी बताई गई है, ये वाली स्टोरी, ये मैंने आपको सरल से भाषा में बता दी। बोलो, समझ आया? यहां से लेके यहां तक की स्टोरी समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है, तो सवाल यह है, साबित करो, प्रूव करो कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी क्या थी? सबसे पहली पहली इंसिडेंट रे। सी डी क्या थी? सबसे आखिरी आखिरी रिफ्लेक्टेड रे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने मिरर्स को पैरेलल रखा है तो पहली वाली रे और सबसे अंतिम वाली रे आपस में पैरेलल होंगी। ऐसा साबित करके बताओ, ये पैरेलल होंगी। बोलो, क्वेश्चन समझ आया? यस अगर सर। अगर मिरर्स यस सर। पैरेलल है, अगर मिरर्स पैरेलल हैं, तो जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाली रे है और जो बिल्कुल एंड वाली रे है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाली इंसिडेंट रे, आखिरी आखिरी वाली रिफ्लेक्टेड रे, वो रेज आपस में पैरेलल हो।
ऐसा आपको साबित करके बताना है, इन शॉर्ट बात करें तो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? बोलो, यस क्वेश्चन सबको सर। समझ में आ गया? ओके। अब एक बार के लिए तो ये फिगर बना के जितनी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से गिवन पॉइंट डाल देते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क भी, कंस्ट्रक्शन वर्क में बाद में ही करूंगा, फिगर को अभी तो इतना ही रहने देते हैं, पहले जो है हमको वो लिख देते हैं। ठीक है, लिख दें। सो हियर इट इज गिवन दैट, स्टार्ट राइटिंग। हियर इट इज गिवन दैट मिरर, पहला इंपॉर्टेंट गिवन पॉइंट है कि मिरर पी क्यू इज पैरेलल टू मिरर आर एस। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, मिरर पी क्यू इज पैरेलल टू मिरर आर एस। ये पहला गिवन पॉइंट है, बताओ। यस सर। ठीक है, अब दूसरा जो गिवन पॉइंट है उसमें बस हम ये रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, इंसिडेंट रे कौन सी है, इसके बारे में बता देते हैं। ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, वही पूरी पूरी स्टोरी, इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ए बी strikes strikes mirror PQ at the point B, at the point B, at the point B, and then and then get and then gets reflected and then gets reflected along the path, along the path BC। ठीक है, एंड ये तो हो गई मिरर PQ की बात। एंड अब मिरर RS के लिए BC हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे, तो मैं क्या लिखूंगा, एंड द, इसके लिए इंसिडेंट हो गई है ना, एंड द इंसिडेंट रे BC, इसके लिए BC इंसिडेंट रे हो गई, जो कि इसको स्ट्राइक करती है मिरर RS को, स्ट्राइक्स मिरर RS एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है BC इसको, सी। एट द पॉइंट C, and gets reflected and then gets reflected along the path, along the path CD। तो ये सारा क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, इतना नोट डाउन हो जाए तो बताइए। along the path, 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 path यानी रास्ता, कुछ कुछ इसी लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन में भी गिवन है। बोलो, हो गया यहाँ तक नोट? यस सर। चलो लेट्स गो फर्दर देन। तो ये तो हो गया क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। अब स्ट्रेटेजी भी बता रहा हूँ, बना रहा हूँ मैं आपको, और साथ में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क है वो भी आपको करना है। कर चले नेक्स्ट पेज पे, यस सर। टू स्ट्रेटेजाइज दिस क्वेश्चन एंड आल्सो मेक सम कंस्ट्रक्शन वर्क। देखो बच्चों, इस फिगर में बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर टू पी क्यू। बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके, पी क्यू के। ठीक है, लेट से इस परपेंडिकुलर लाइन को हम रख देते हैं बी एक्स, और सिमिलरली बी से करेंगे तो फिर सी से भी करेंगे, सी से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू आर एस। ये तो है इसके परपेंडिकुलर और ये है इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं हम सी वाई, बी एक्स और सी वाई। ये कंस्ट्रक्शन वर्क कर दिया क्या सबने?
Yes, sir. अरे 2 लाइनें तो खींचनी है, जल्दी करो। डॉटेड फॉर्म में करना कंस्ट्रक्शन वर्क हमेशा। कंस्ट्रक्शन डाल भी देता हूँ मैं। कंस्ट्रक्शन वर्क डाल भी देते हैं बेटा। ड्रॉ ड्रॉ bx परपेंडिकुलर टू pq एंड cy परपेंडिकुलर टू rs। दो कंस्ट्रक्शन वर्क डाल दिए क्या? bx परपेंडिकुलर टू pq एंड cy परपेंडिकुलर टू rs। समझ आया ना? ये bx को तो मैंने pq के परपेंडिकुलर बना दिया और cy को मैंने rs के परपेंडिकुलर बना दिया। डन। यहां तक हो गया नोट डाउन सभी का? एंड कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो गया। नो सर। जल्दी करो। कल स्कूल है क्या आप लोगों का? यस सर। कितने बजे का होता है स्कूल? Yes, sir. 8 बजे का सर। 8 बजे का होता है। तो उठते कितने बजे हो फिर? 6 बजे। 6 बजे? 7 बजे? कल मॉर्निंग के में आ सकते हो क्या क्लास में? नो सर। No, अरे no, नो सर। अरे ऑनलाइन ही तो आना है अपने घर में बैठ के। नो। कौन सा चल के आना? नो no, सर। sir, sir, उठते ही नो नहीं है। सर। जल्दी तो उठना पड़ेगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब सुनो, स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ पहले मैं लिखने से पहले। इधर फिगर की तरफ सबका ध्यान फिगर की तरफ। देखो बच्चों, पहले कुछ सीखो। अभी आपने शायद लाइट वाले चैप्टर में सीख भी लिया होगा या अब सीख जाओगे। देखो, जैसे ही मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन बनाई ना, तो इस परपेंडिकुलर लाइन और इस इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि इंसिडेंट रे यस के बीच का सर। एंगल, इसको क्या बोला जाता है? पढ़ा है ना आपने? इसको क्या बोला यस जाता है? सर। एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। वेरी गुड। और इसी परपेंडिकुलर लाइन और रिफ्लेक्टेड रे, तो ये तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी परपेंडिकुलर लाइन और जो रिफ्लेक्टेड रे है, पी क्यू मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे बीसी है, इसके और इसके बीच के एंगल को बोलो, क्या बोलेंगे? गेस करो क्या बोलेंगे? इसको बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ। तो पहले तो मुझे ये बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या हैं? ये समझ में आ गया सभी को? डेफिनेशन समझ में आ गई? यस। यस सर। ठीक है। मिरर मिरर पे दो रेज होंगी, एक तो होगी इंसिडेंट, एक होगी रिफ्लेक्टेड। और उनके बीचों बीच हम क्या कर देंगे? एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे। अब जिस एंगल से, अब सपोज करो, आप खुद सोचो, आपने कई बार जैसे हम घर में बैठ के ना क्रिकेट बॉल से मार के खेलते हैं, दीवार पे मारते हैं, फिर वो रिफ्लेक्ट होके बॉल आती है हमारे पास बाउंस बैक करके। तो आप खुद सोचो, अगर आप बॉल को ऐसे मारोगे ना, ऐसे इधर से मारोगे ना, तो जिस एंगल पे आपने फेंका ना, उसी एंगल पे वो उधर जाएगी। अगर आप बॉल को सीधा मारोगे ना, ऐसे सीधा 90 डिग्रीज पे, तो 90 डिग्रीज पे वो वापस आएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है? तो हम जिस एंगल से रे आएगी, टकराएगी, उसी एंगल से वो टकरा के वापस जाएगी। ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। ये चीज समझ में आ गई सभी को? ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये समझ में आ गया बेटा? बोलो 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 बोलो। Yes, sir. ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये 4 एंगल्स फिगर के अंदर मार्क कर दो। एक ये, दूसरा ये। सिमिलरली इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा ये, और इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा ये 4 एंगल्स मार्क कर दो। मार्क कर दिए बेटा? अच्छा, अब दूसरी चीज सीखो। देखो बेटा, अगर दो पैरेलल लाइंस में दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें, एक इधर एक इधर, तो ये परपेंडिकुलर भी आपस में पैरेलल होंगी? यस और नो? होंगी क्या? ये इसके Yes, पैरेलल sir. होंगी।
तो सिमिलरली Yes, यहाँ पे bx और cy भी आपस में पैरेलल होंगे, यस सर, होंगे यहाँ पे bx और cy पैरेलल। वेरी गुड। अब सुनो, यस अब आप इसको पकड़ लो बस, bx पैरेलल है cy से, यस और नो? अभी अभी हमने बताया यस क्यों। सर, तो अगर bx और cy पैरेलल हैं तो इन दोनों पैरेलल लाइंस को bc ट्रांसवर्सल काट रही है, यस और नो? यस सर, तो अगर इनको bc ट्रांसवर्सल काट रही है तो ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट बनेगा। यस सर, अलग से ड्रॉ करके देखो, ऐसे ऐसे अलग से ड्रॉ करके देखो, ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट बनेगा ना, बनेगा ना? यस सर, ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल और पैरेलल के बीच में है और ये वाला एंगल भी ट्रांसवर्सल और पैरेलल के, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा ना, बताओ, बोलो। अब फॉर एग्जाम्पल हाल फिलहाल के लिए मैं इसको 1 2 3 4 मार्क कर दूं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो मुझे बताओ 2 और 3 बराबर हो गए, बराबर हो गए, और 1 और 2 पहले ही बराबर थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और 3 और यस 4 पहले सर, ही बराबर थे, 3 और 4 पहले ही बराबर थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो कोई डाउट? नो डाउट? No, sir. ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर अगर 2 और 3 आपस में बराबर हैं, अगर 2 और 3 आपस में बराबर है, 2 का 2 गुना, मतलब 2 को चलो मैं एंगल 2 लिख देता हूँ, कंफ्यूज जाओगे नहीं तो, 2 नंबर वाला 2 ना समझ लो, एंगल 2 बराबर एंगल 3 है, तो एंगल 2 का 2 गुना और एंगल 3 का 2 गुना भी बराबर होगा, दोनों का ट्वाइस भी बराबर होगा। ये मान्य आपका माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आप पता नहीं ऐसी शोर में कैसे बैठ के पढ़ रहे हो, तो माइक ऑफ करो। हम्म, हाँ जी, तो इसका दुगना भी इसके दुगने के बराबर होगा। अब एंगल 2 का दुगना, एंगल 2 के दुगने को मैं एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूँ, और एंगल 3 के दुगने को क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं। अब एक एंगल 2 को तो एज इट इज छोड़ दो, और एक एंगल 2 को एंगल 1 लिख दो, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सिमिलरली एक एंगल 3 को तो एज इट इज छोड़ दो, और एक एंगल 3 को एंगल 4 लिख दो, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 भी तो बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो जरा, तो यहाँ से अगर मैंने एंगल 2 प्लस एंगल 1 जोड़ा तो क्या बना, ये पूरा एंगल बना। इस पूरा एंगल को क्या कह सकता हूँ मैं, एबीसी, एंगल एबीसी इक्वल टू, और यहाँ से मैंने एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ा तो ये पूरा एंगल बना, इस पूरा एंगल को क्या कह सकता हूँ मैं, बीसीडी। तो अगर एंगल एबीसी अगर एंगल बीसीडी के बराबर है, अगर एंगल एबीसी एंगल बीसीडी के बराबर है तो सब कुछ भूल जाओ फिर, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, कौन सा वाला, फिर आप ये बीच की अगर लाइंस भी भूल जाओ, भी आपने ड्रॉ करी थी कभी, अगर आप इसको भी भूल जाओ तो आप क्लियरली दे सकते हो ये दोनों एंगल बराबर निकल गए, कौन से दोनों, ये दोनों एंगल बराबर निकल गए। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो बीसी ट्रांसवर्सल को मानते हुए ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। बोलो समझ आ गया? यस सर, गर्ल्स बताओ, नेत्री, मितांशी, मुस्कान, आयुषी, छवि, प्रियांशी, Yes. आगम, यस सर, ठीक है, Yes, sir. स्ट्रेटेजी बन गई, अब लिखना शुरू कर दें। चलो लेट्स स्टार्ट राइटिंग डाउन। यानी कि हमको कितनी बार ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें, 3 बार, 2 बार तो छोटे छोटे एंगल्स में, और तीसरी फाइनली उल्टा, ऑल्टरनेट एंगल्स का उल्टा कॉन्सेप्ट लगाना है कि एंगल्स इक्वल हो गए तो लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, चलो तो वो पैरेलल लाइंस में फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, डिलीट हो गई थी ना। ये तो है बी एक्स और ये है सी वाई, तो सबसे पहले तो बी एक्स और सी वाई को पैरेलल प्रूव करो। ठीक है, हेयर हेयर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये तो है गिवन, ये तो है गिवन है ना, बोलो नहीं है, है, एंड 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 बी एक्स परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी वाई परपेंडिकुलर टू आर एस, ये है बाई कंस्ट्रक्शन, ये दोनों चीजें क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन। यू कैन नोट डाउन। सो सो व्हाट विल हैपन,
ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये दोनों पैरेलल हैं, चेक करो ऊपर वाली लाइन में, तो फिर ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे भाई, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, अब ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। सो करके लिख देंगे हम, सो बी एक्स पैरेलल टू सी वाई। डन, यहाँ तक हो गया। Yes, sir. ओके, अब बी एक्स पैरेलल टू सी वाई हो गया, तो ये दोनों एंगल्स कर दो इक्वल, बी सी को ट्रांसवर्सल मानते हुए, एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल, एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लिख के छोड़ दो, ये बी सी हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल कर दूं मैं। इस एंगल का नाम बताओ 3 लेटर्स में, ऊपर वाले का, एक्स बी सी, B, C, तो एंगल, और इस वाले का नाम बताओ 3 लेटर में, बी सी वाई, B. बी सी वाई, Yes, sir. बी सी वाई, रीजन डालो अल्टरनेट एंगल्स, करो एंगल्स। यहाँ तो कोई डाउट? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No. नो सर। ठीक है, अब इसको एज इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ दो अभी तो, और अब आप अपन कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्चुअली देखो कायदे से तो पहले वो लगाना चाहिए था, बट हम मिस कर गए, कोई बात नहीं, अब गलत तो नहीं होगा, बट अच्छा तो ये होता कि पहले हम वो बात बताते, कौन सी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाली बात। ठीक है, एनीवेज, हाँ, तो अब अपन नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे हम क्या कहेंगे कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कर दें, लिख दें ये काम। चलो नाउ नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाओ आप, एक बार फिर से मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ, बी एक्स सी वाई। नाउ वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, अब अपन इसको अंडरस्टूड मानेंगे क्योंकि ये साइंटिफिक प्रॉपर्टी है, इसको हम प्रूव करने नहीं बैठेंगे, तो भाई ये माइक बहुत तंग कर रहा है, एक तो रूटर आपका ऑफ करो, और एक ये मान्य, मान्य अब की बार अगर आपका अननेसेसरी ऑफ हुआ तो आपको क्लास से बाहर कर देंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमने एक साइंटिफिक फैक्ट लिख दिया ना, तो साइंटिफिक फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे अब अपन। सो इस साइंटिफिक फैक्ट की वजह से कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, पहले वाले मिरर पी, मिरर कौन सा है, सबसे पहला मिरर कौन सा है, मिरर। सो फॉर मिरर पी क्यू, फॉर मिरर पी क्यू, पी क्यू मिरर के लिए कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कौन सा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये वाला है, नाम बोलो इसका, ए बी, A. ए बी एक्स हो जाएगा, तो एंगल ए बी एक्स ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इक्वल टू रिफ्लेक्शन वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला, इसको कैसे रीड करेंगे, एक्स बी सी रीड करेंगे, बताओ, कोई डाउट? No, sir. नो सर, ओके, मार्क करो इसको इक्वेशन 2। एंड फॉर मिरर पी आर पी क्यू के बाद अगला मिरर कौन सा है, आर एस, आर एस मिरर के लिए बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा, इस एंगल का नाम बोल दो, बी सी वाई, यही होगा एंगल बी सी वाई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होगा, ये वाला, इसका नाम बोलो, बोलो इसका नाम, YCD. क्यू डी एंगल। ये हो गया हमारी इक्वेशन 3। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ठीक है, अब अपन इतना करने के बाद इक्वेशन 2 को वापस उठाएं, इक्वेशन 1 को वापस उठाएंगे, तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये काम पहले कर देते ना, देखो अब इक्वेशन 1 को पेंडिंग छोड़ के आए, वापस उठा रहे हैं, तो वो डबल मेहनत नहीं होती, पहले हम अगर ये काम कर लेते तो जो इक्वेशन 1
हम निकालते वहीं से उसके आगे का काम शुरू करते, उसको ड्रॉप करके नहीं आना पड़ता। बट चलो ठीक है, हो गया सो हो गया। नाउ अगेन इक्वेशन 1 उठाइए, बोलो इक्वेशन 1 को आपने कहाँ पे ड्रॉप किया था, उसको वापस उठाइए। इक्वेशन 1 थी एंगल एक्स बी सी, लिखो एंगल एक्स बी सी इक्वल टू, बोलो आगे बोलो, एंगल बी सी वाई। BCY. सबसे पहले तो इक्वेशन 1 ये हमने उठा लिया, इट इज मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, दोनों को ट्वाइस कर दो, दोनों से मल्टीप्लाई करो, वी गेट, तो व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 तो एंगल एक्स बी सी हो जाता है ट्वाइस एंगल एक्स बी सी, और एंगल बी सी वाई हो जाता है ट्वाइस एंगल बी सी वाई। यहाँ तो कोई डाउट? यहाँ तो कोई डाउट किसी को? अब दुगने करने का मतलब क्या होता है? दुगने करने का मतलब क्या होता है, उसको उसी में दोबारा जोड़ दो। जैसे मैंने कहा 5 का दुगना करो तो 5 + 5, मैंने कहा 20 का दुगना Yes. करो तो 20 + 20। तो ट्वाइस एंगल एक्स बी सी को स्प्लिट करके क्या लिख सकता हूँ, एंगल एक्स बी सी प्लस दोबारा में एंगल एक्स बी सी। सिमिलरली यहाँ पे ट्वाइस एंगल बी सी वाई को भी हम दोबारा में खुद का खुद में जोड़ देंगे, तो एंगल बी सी वाई प्लस एंगल बी सी वाई। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? Sir. No, sir. नो सर। अब आप एक काम करो, इस एक्स बी सी, पहले वाले एक्स बी सी को तो बदल दो और दूसरे को एज इट इज छोड़ दो, या कुछ भी कर लो, कोई भी एक को तो बदल दो और एक को चेंज कर लो, मतलब एक को तो सेम रहने दो और एक को चेंज कर दो। तो एक काम करते हैं, पहले वाले को बदल देते हैं। तो पहले वाले को बदलूंगा तो एक्स बी सी की जगह क्या लिखूंगा, इस एक्स बी सी की जगह क्या लिखूंगा बताओ? BCY. बी सी वाई। क्यों? एक्स बी सी वाई के बराबर है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? अरे वो तो शुरू में ही लिखा हुआ है, उससे तो हमने खोलना शुरू किया, वापस वो नहीं लिखना। Yes. एक्स बी सी इक्वेशन 1 2 में भी है, चेक करो। एक्स बी सी Yes, इक्वेशन sir. 2 में भी है, क्या है बताओ? इसका इस्तेमाल कब करोगे? ABX. इक्वेशन 2 और 3 का भी इस्तेमाल करना है भाई, इसको शोपीस की तरह थोड़ा रखना है। तो एक्स बी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल ए बी एक्स। BX. सिमिलरली इक्वेशन 3 में से बी सी वाई की वैल्यू को पकड़ो, क्या पकड़ा? वाई सी डी। क्या पकड़ा? वाई सी। Yes. YCD. बाकी इन दोनों को कॉपी पेस्ट मारो, इसको एंगल एक्स बी सी को एक्स बी सी, और एक काम करो, देखो एक काम करो, इसमें सेकंड वाले की जगह रखो वाई सी डी, और फर्स्ट वाले को एज इट इज छोड़ो, एंगल बी सी वाई को एज इट इज छोड़ो, और सेकंड वाले कोई से भी एक को रखना है वैसे तो, पर आप सेकंड वाले को रखो एंगल वाई सी डी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, sir. ये कुल मिला के नो बीच सर। के दो एंगल्स तो मैंने छेड़े नहीं, ये बीच के दो एंगल्स तो मैंने छेड़े नहीं, और अगल बगल के बदल दिए। एक्स बी सी को ए बी एक्स लिख दिया इक्वेशन 2 की मदद से, बी सी वाई को वाई सी डी लिख दिया इक्वेशन 3 की मदद से। समझ आया? Yes, sir. यस सर। अच्छा, आपने एक्स बी सी को ए बी एक्स क्यों लिखा, ऐसे कैसे, आपके घर का राज है क्या? और बी सी वाई को वाई सी डी क्यों लिखा? तो इसके लिए हम रीजन देंगे, ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम एंगल को बदल के, तो रीजन क्या Equation 2 और Equation 3. फ्रॉम From Equation 2 and 3. स्टेप में हमने दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल कर दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, एक ही स्टेप में हमने दो का, ठीक है। अब आप फिगर के अंदर आ जाएं और चेक करके बताएं ए बी एक्स और एक्स बी सी को जोड़ के कैसा एंगल बनता है। ए बी एक्स और एक्स बी सी, देखो ए बी एक्स, ए ए बी एक्स ये वाला एंगल है, एक्स बी सी ये वाला एंगल है, तो इन दोनों को जोड़ के Yes, पूरा sir. एंगल बन जाता है। और पूरा एंगल, एंगल ABC। एंगल ए बी सी, पूरा एंगल क्या बन जाता है, ये एंगल ए बी BC. बन जाता है। और उधर आओ, आर एच एस में बी सी वाई ये वाला एंगल है, और वाई सी डी ये वाला एंगल है, तो इन दोनों को ऐड कर दें तो ये पूरा एंगल क्या बन जाता है, बी सी, एंगल BC। एंगल बी सी। गेम ओवर। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हो गई ना, हो गई। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, यहाँ तक लिख लिया क्या सबने? यस सर। Yes, यस sir. सर। अब मैं जो ये कंस्ट्रक्शन वर्क वाली लाइन थी इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको नहीं डिलीट करनी, मैं इसलिए डिलीट कर रहा हूँ तो क्योंकि जो चीज हमको देखनी है वो तभी दिखाई देगी जब ये बीच की कंस्ट्रक्टेड लाइन को आप इग्नोर करोगे। तो एक बार देखो, मैंने कंस्ट्रक्टेड लाइन को हटा दिया, तो ये वाला एंगल ए बी सी ये रहा,
ठीक है, और ये वाला एंगल BCD ये रहा, तो ये दोनों एंगल इक्वल आ चुके हैं, यस और नो? यानी कि ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल आ चुका है, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल आ चुका है, तो अगर मैं BC को ट्रांसवर्सल कंसीडर करूं तो AB और CD हो जाएंगे पैरेलल। ठीक है, समझ आया? लिखते हैं, Yes, खत्म sir. कर दें। ओके, नेक्स्ट पेज Yes, पे आओ। sir. अब आपने खत्म अभी यहाँ पे ABC को, आप दोबारा मत लिखना, मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो पिछले पेज पे रह गया, एंगल BCD यहाँ पे खत्म किया ना हमने लास्ट। अब अपन लिखेंगे बट these are alternate angles, these are alternate angles, ये तो alternate angles हैं। कैसे? कंसीडरिंग BC एज ट्रांसवर्सल, अगर BC को ट्रांसवर्सल माने तो, कंसीडरिंग BC एज द ट्रांसवर्सल, अगर BC को ट्रांसवर्सल माने तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, एंड दे आर इक्वल ऑल्सो, और तो और ये इक्वल भी हैं। तो एक तो ऑल्टरनेट एंगल्स हों और सोने पे सुहागा वो इक्वल भी हों, तो फिर वहां से क्या प्रूव हो जाता है कि वो दो लाइंस पैरेलल हैं, हेंस AB इज पैरेलल टू CD। प्रूव्ड, प्रूव्ड, बोलो समझ आया? यस सर। Yes, sir. अच्छे से समझ में आया क्वेश्चन? थोड़ा सा बोरिंग था मानते हैं, जितना हो सके हम Yes, sir. तरीके से करने की कोशिश तो करिए। मेरे हिसाब से तो ये काफी बोरिंग क्वेश्चन है और एग्जाम मेटेरियल क्वेश्चन ही है, लेकिन मैंने आजकल देखा है पिछले साल भी कई बार ये स्कूल लेवल एग्जाम्स में क्वेश्चन दिया गया था, तो अब मैं उसका तो कुछ कर नहीं सकता। बाकी अगर बोर्ड पैटर्न के हिसाब से देखें तो इस तरीके के एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं आते। हाँ जी, अब सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक चीज बस एक्स्ट्रा, वही बात मैं फिर से कहूंगा कि देखो, अगर ये इक्वेशन 1 हमने फिर से उठाई ना, अगर सपोज करो ये 3 लाइनें मैं पहले लिख देता, सुनना ध्यान से जो कह रहा हूं, ये 3 लाइनें मैं पहले ही लिख देता इस जगह पे, कंस्ट्रक्शन जैसे ही खत्म किया ना, कंस्ट्रक्शन जैसे ही खत्म किया, इस जगह पे अगर मैं ये 3 लाइनें 1 2 3 पहले ही लिख देता और फिर ये पार्ट शुरू करता, तो जैसे ही XBC BCY के बराबर आया, मैं इसके आगे का काम ये कर देता फिर से एज इट इज, XBC BCY के बराबर आया, क्योंकि ये 3 तो पहले लिख चुका हूं ना मैं, लेकिन मैंने नहीं लिखा इसलिए फिर मैंने इक्वेशन 1 को ड्रॉप किया वहां पे और यहाँ पे फिर से उठाया। फिर आपके 3 इक्वेशन नहीं बनती, 2 ही बनती, क्योंकि अगर आप इसको पहले लिख देते तो इसको इक्वेशन 1 लिखते, इसको 2 लिखते, और इसको तो कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं थी ना फिर, क्योंकि ये तो जहां से जहां पे खत्म होती वहीं से आगे कंटिन्यू होती। समझ आ रहा है? ये वाली लाइन तो जैसे यहाँ पे खत्म हुई XBC इक्वल टू BCY, तो यहीं से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 से कंटिन्यू हो जाती, तो इसको तो इक्वेशन मार्क करने की जरूरत ही नहीं। सारी बात समझ गए क्या? यस सर। आप कोशिश करना एग्जाम में आप इस पैटर्न से करें कि कंस्ट्रक्शन जहां खत्म हुआ उसके बाद आप पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाले लॉजिक्स दे दें, और उसके बाद फिर आप ये काम करना शुरू करें। ठीक है? और बाकी नहीं तो ऐसे जैसे हमने किया बिल्कुल सेम पैटर्न पे ऐसे भी करके आएंगे तो गलत तो ये भी नहीं, हमने तो उल्टा एक्स्ट्रा ही किया। ठीक है, तो ऑल डन, चलें आगे। हाँ, वन मोर थिंग, अब स्कूल लेवल पे जिनके हो चुका है, जिनके अब होने वाला है, कई स्कूल्स में इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि इसको 1 2 3 4 मान लेते हैं। तो क्या है, बस कुछ भी नहीं है, हमने जो 3 लेटर्स में एंगल लिखे हैं वो उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर 3, एंगल 3 बराबर 4। तो उससे कोई फर्क पड़ेगा कि बताओ? हमने तो उल्टा ज्यादा डिफिकल्ट जो ऑप्शन है वो चूज किया है, 3 लेटर में लिखना ज्यादा डिफिकल्ट ऑप्शन है और सिंगल लेटर में 1 2 3 लिखना तो ज्यादा आसान है। ठीक है, तो हमने तो डिफिकल्ट ऑप्शन चूज किया, अगर हम इससे कर लेंगे तो हम उससे तो ऑटोमेटिक कर लेंगे, लेकिन हम अगर उससे सीखेंगे तो इससे करने की गारंटी नहीं है, तो हमने उल्टा डिफिकल्ट ऑप्शन चूज किया। समझ गए ना? बाकी अगर आपको स्कूल में कहेंगे नहीं आप 1 2 3 4 मान के करो, या स्मॉल लेटर ए स्मॉल लेटर बी ऐसे मान के करो, तो वैसे भी कर देना, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये XBC है तो XBC कौन सा एंगल, एंगल 2, तो इसकी जगह एंगल 2। एंगल BCY है तो कौन सा एंगल, एंगल 3। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, उल्टा आसान हो रहा है हमारा। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है ना अभी? तो नो सर। एक्सरसाइज ओवर, चैप्टर ओवर। अब कल जो है यस क्या सर। करना है आपने को ये बताओ, कल की क्लास में क्या Sir, करना है? test. टेस्ट, टेस्ट। टेस्ट के लिए तो ऑफलाइन आना पड़ेगा ना अभी, ऑफलाइन क्लासेस। सेकंड सेकंड
सेकंड चैप्टर को तो गुजरे जमाना हो गया। अब सर तो हमारे एग्जाम में आ रहा है सर, अटेंड नहीं करी थी वो क्लासेस। तो बेटा ऐसे तो सबके एग्जाम्स डे बाय डे होते रहेंगे, तो कितनी बार हम एक चीज कवर करेंगे बताओ। कि कौन है, नाम बताओ अपना, नाम बताओ किसके एग्जाम में आ रहा है, बोलो नाम तो बोलो। अरे किसके एग्जाम्स में आ रहा है, नाम तो बताओ अपना बच्चे। चलो जिसके भी एग्जाम में आ रहा है अभी आप मेरे को पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज करो, फिर मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ उसका, ठीक है। कल अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7। या फिर एक काम करते हैं, चलो कल एक काम करते हैं, कल की क्लास अपन इस पूरे चैप्टर की रिवीजन क्लास रख देते हैं, परसों से स्टार्ट करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर किसी के पास रखे हुए हो, कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आया हो, तो कल की क्लास में आप अपना हैंड रेस करके ऑनलाइन मीडियम पे ही लेंगे हम क्लास और आप पूछ सकते हो, ठीक है। कल एक आखिरी क्लास और ले लेते हैं इस चैप्टर की, डन। और जिसको पुराने चैप्टर्स में डाउट हैं, जिनके एग्जाम्स में आ रहे हैं, वो मुझे पर्सनली मैसेज करो, ओके। चलो जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।